ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजरावं स्मराम्यहम्। अरिहन्तो महद्देवो यावज्जीवशुषाहुणो गुरुणो जिनपन्नतं त्वत्तं यशम्मतं मयेयम् यशम्मतं मयेयम्। कोई विशेष प्रकार की आपत्ति, विशेष प्रकार का समय और कुछ दर्दनाक घटनाओं के बाद कुछ असलियत का पता लगता है, सच्चाई का पता लगता है। सच्चाई का पता लगना ये भी कोई आसान काम नहीं है। बहुत सी जीवन में घटनाएं घटती हैं, बहुत सी ठोकरें लगती हैं, बहुत कुछ खोने के बाद इंसान को जीवन की कीमत का पता लगता है। हम इस वर्तमान परिवेश में भी इस घटना से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर युद्ध शुरू कर दिया, उनका कहना है भाई हम यूक्रेन के कारण से हम युद्ध कर रहे हैं। काफी समय तक धमकियां चलती रहीं और उसके बाद युद्ध शुरू हुआ। आज 15वां दिन युद्ध का चल रहा है। आज 15 दिन हो गए। आज 16वां दिन भी शायद शुरू हो गया है उस भयंकर युद्ध का, जहां पर लगातार बमबारियां हो रही हैं, लगातार सुरक्षा संस्थाओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पूरे यूक्रेन में अफरा तफरी का वातावरण है। न मालूम कितने नागरिक वहां पर मारे जा चुके हैं। और इस वातावरण में जिस समय भारतीय एम्बेसी को ये पता लगा, जानकारी मिली और सारे भारतीय छात्र एम्बेसी के अंदर एकत्रित होने लगे और सब उसकी जानकारी, जैसे जैसे युद्ध बढ़ता चला गया, खतरा बढ़ता चला गया, जान की पड़ करके आने लगी, तब तक जहां जहां जिस जिस शहर के अंदर भी भारतीय नागरिक और भारतीय विद्यार्थी विशेष रूप से वहां पर थे, उनकी सूचना जिस समय एकत्रित की गई, उनको रिस्क्यू करने के लिए उस युद्ध क्षेत्र से निकाल करके स्वदेश में, अपने देश में पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने जिस समय इसका उपक्रम प्रारंभ किया, तो पता लगा यूक्रेन में 18,000 विद्यार्थी तो मेडिकल साइंस के अंतर्गत, मेडिकल की पढ़ाई के लिए
18,000 विद्यार्थी वहां पर पढ़ते हैं अलग अलग शहरों में, और नागरिक भी बड़ी संख्या में वहां पर है। तब सरकार को लगा भाई इतने विद्यार्थी वहां पर फंसे हुए हैं, बड़ी बुरी हालात है, कल को क्या होना है कुछ अता पता नहीं है, युद्ध लगातार चलता चला जा रहा है। फिर उन्होंने अपने कूटनीति का प्रयोग किया, रूस के प्रधानमंत्री, यूक्रेन के प्रधानमंत्री, फिर जो है जिस जिसके भी अड़ोसी पड़ोसी देश थे, अम्बेसियाँ थीं, संस्थाएं थीं, उनसे बातचीत करना प्रारंभ किया। भाई किसी तरह से भारतीय जो नागरिक, भारतीय विद्यार्थी छात्र वहाँ पर पढ़ते हैं और उनको सुरक्षित निकाला जाए। वो निकालने में सबका सहयोग और वो उपक्रम चलता रहा। तो पता लगा यूक्रेन के अंदर 18,000 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। 18,000 सिर्फ मेडिकल साइंस में, मेडिकल के लिए। और यहाँ से भारतीय सरकार ने 4 केंद्रीय मंत्रियों को वहाँ पर भेजा। आसपास के जितने भी और देश हैं वहाँ जा कर के संपर्क को आगे बढ़ाया। भाई कहाँ से कहाँ उनको निकालना है और कहाँ से उनको जो है वहाँ से भारतीय एयरलाइंस इसमें भाग लिया और यहाँ पर हवाई फोर्स ने भी भाग लिया। तो ऐसे उनको निकालने का उपक्रम प्रारंभ हुआ। और जैसे जैसे जानकारी बढ़ती गई और वहाँ पर करीबन 24-25 हजार भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं। 18,000 तो उसके अंदर विद्यार्थी हैं। तो उनको निकालने का उपक्रम शुरू हो गया और धीरे धीरे वो सारे विद्यार्थी करीबन सब जो है यूक्रेन के अलग अलग शहरों से उनको रिस्क्यू करके किसी तरह से एडवाइजरी आगे जाहिर करके भारतीय तिरंगे झंडे का सहारा दिलवा करके उन सबको वहाँ से निकाला गया। अब ये निकालने के बाद जैसे ये हुआ, भाई एक यूक्रेन जैसा देश है जिसके अंदर 18,000 विद्यार्थी भारत के हैं और अच्छे अच्छे घरों से पढ़े लिखे लोग, ये जो है मेडिकल्स की पढ़ाई के लिए वहाँ पर गए, डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए। तो जिस समय पता लगाया भाई ऐसा क्या हुआ, इतने लोग वहाँ पर कैसे पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आसपास के अंदर भी कोई पढ़ता है। जिस समय सबका पता निकाला भारतीय दूतावास के माध्यम से, तो ये पता लगा चीन में 23,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, रूस में 16,500 विद्यार्थी पढ़ते हैं, फिलीपींस में 15,000 विद्यार्थी पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, किर्गिस्तान में 10,000 विद्यार्थी हैं भारत के, और जॉर्जिया में 7,500 विद्यार्थी हैं, और कजाकिस्तान में 5,000 विद्यार्थी हैं, 5,200 विद्यार्थी, और पोलैंड में 4,000 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, आर्मेनिया में 3,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। यहाँ तक भी बांग्लादेश में 5,200 विद्यार्थी बांग्लादेश में पढ़ाई करते हैं। अब ये इतने विद्यार्थी जो भारत के हैं केवल मेडिकल के लिए यहाँ जा कर के पढ़ाई करते हैं, तब ये सारा देश ताज्जुब मानने लगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस तरह से हुआ, इतने विद्यार्थियों को वहाँ जाने की जरूरत क्यों पड़ी। भारत की सरकार और भारत के जितने भी शिक्षा संस्थान वगैरह हैं या भारतीय नागरिकों को ये पता लगा, ये घटना घटने से पहले कोई तो अनुमान भी नहीं कर सकता था इतने भारतीय विद्यार्थी वहाँ जा कर के पढ़ाई करते हैं। फिर उनसे सबको पूछा गया, सबकी जानकारी ली गई, भाई इतनी बड़ी संख्या में हमारे देश के विद्यार्थी वहाँ जा कर के क्यों पढ़ते हैं, इसके क्या कारण है। तो ये पता लगा भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या कम है,
जो सरकारी मेडिकल कॉलेज होते हैं जहाँ पर सब सुविधा होती है, ऐसे कॉलेजों की यहाँ पर बहुत बड़ी कमी है। और नीट की परीक्षा में हर साल लाखों विद्यार्थी नीट की परीक्षा प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्टरी के लाइन में, मेडिकल लाइन में बहुत बड़ी फैसिलिटी है। जो डॉक्टर बन जाता है तो उसको नौकरी के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, लोग हर जगह उनको बुलाते हैं और आमदनी भी अच्छी होती है। और एक डॉक्टरी अच्छे डॉक्टर होते हैं तो उनके लिए कोई किसी प्रकार के काम की कमी नहीं है, सर्विस की कमी नहीं है। तो इसलिए बड़ी संख्या में हमारे देश के विद्यार्थी नीट की परीक्षा देते हैं, लाखों की संख्या में देते हैं और उसमें पास हो जाते हैं। अब नीट की परीक्षा में पास होने के बाद मेडिकल कॉलेज के अंदर उनका जाना जरूरी हो जाता है, वहाँ जा करके उनकी पढ़ाई आगे की चलती है मेडिकल लाइन की। तो प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर इतना फीस भरना पड़ता है, 20 लाख से 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, करोड़, सवा सवा करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है एडमिशन के लिए, वहाँ की पढ़ाई के लिए। तो नीट की परीक्षा अच्छी तरह से पार करने के बाद भी अब आदमी को 60, 70, 80 लाख और करोड़ करोड़ रुपया की ज़रूरत पड़ती है, तभी जाकर के मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई उसकी पूरी हो सकती है। क्योंकि कॉलेज कम है और फिर प्राइवेट कॉलेज हैं और वो तो एकदम धंधा ही बना हुआ है, एकदम सबसे बड़ा कारोबार बना हुआ है। तो उन देशों में जा करके ये जो छोटे छोटे अड़ोस पड़ोस के जो देश हैं, जहाँ जहाँ का हमने नाम गिनाया, उन देशों में 20-25 लाख में आदमी डॉक्टर बन जाता है, 25-30 लाख में पूरी तरह से मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है, वो डॉक्टर बन जाते हैं वहाँ पर। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग इसलिए जाते हैं भाई, भारतवर्ष में ये मेडिकल की पढ़ाई इतनी जो है कठिन है, फीस के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, तो हर कोई यहाँ पर पढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकता और परिवार वाले उनको सब कुछ बेच करके लगाना पड़ता है उनको। तो इतने बड़ा रकम शुरू में देने के लिए अब कितनी जो है परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इसलिए ये नीट की परीक्षा पास करने के बाद ये ढूंढते रहते हैं कौन से देश में जाकर के हम पढ़ाई करें, कहाँ पर कम पैसे के अंदर पढ़ाई होती है। तो इन सभी देशों में बहुत कम पैसे में, हमारे भारत के हिसाब से बहुत कम पैसे में, वहाँ पर जहाँ पर करोड़ करोड़ रुपया लेकर के चलना पड़ता है, 60-60, 80-80 हजार लाख रुपया लेकर के चलना पड़ता है, वहाँ पर 20-25 लाख में तो पूरी पढ़ाई उनकी हो जाती है। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग विदेशों के अंदर मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं। इस बात का हमारे देश के प्रधानमंत्री को पता लगा, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मुख्यमंत्री योगी जी को पता लगा, तो इनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। और इतनी बड़ी संख्या में हमारे देश के विद्यार्थी यहाँ पर साधन न होने की वजह से, कॉलेजों की सुविधा न होने की वजह से वहाँ जाते हैं। तो इन लोगों ने मन बनाया है। और जैसे हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने भी जिस समय ये सुना और ये कारण जाना कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का इतना बड़ा अभाव है, तो महिंद्रा कंपनी के जो मालिक हैं आनंद महिंद्रा, उन्होंने जिस समय जानकारी ली, जिस समय उनको ये पता लगा भाई यहाँ पर मेडिकल नीट के बाद एडमिशन नहीं हो पाता और इतना बड़ा खर्च कोई बयान नहीं कर सकता, तो उन्होंने तत्काल अपने अधिकारियों से, अपने कंपनी के उन बड़े बड़े सीईओ आदि जो बड़े कंपनियों के जो अपने जो लोग हैं उनसे संपर्क किया कि अब मेडिकल कॉलेज को तत्काल बनाया जा सकता है। उन्होंने स्थिति प्रकट की और ये हुआ भाई ऐसी स्थिति है भाई, ये तो बहुत ज़रूरी है कि ये मेडिकल कॉलेज जल्दी से जल्दी हम तैयार करें। तो उन्होंने तो निश्चित कर लिया हम जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेजों की संख्या यहाँ पर बढ़ाएंगे, जगह जगह मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। अब ये उद्योगपति लोग ही ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिनके पास अपरंपार दौलत है, धंधा है, उद्योगपति हैं
और ये अरबों की संपत्ति खर्च कर सकते हैं, तो उन लोगों ने निर्णय लिया कि छात्रों को बाहर जाना न पड़े, उस हिसाब से मेडिकल कॉलेज हम शुरू कर लेते हैं। तो उनके पास भी बहुत लोगों की सूचना आई कि साहब आप जो है इतनी बड़ी फीस तो नहीं रखेंगे ना, फिर आपके कॉलेज में तो फिर कम पैसे के अंदर जो है पढ़ाई का चांस मिल जाएगा। लोगों को एक आशा बंध गई, और भारतीय सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि अब इस तरफ हमारे को इतनी दृढ़ता से काम करना पड़ेगा और इतनी मेहनत से काम करना पड़ेगा, जिससे हर जिले में, हर प्रांत में, हर जिले में मेडिकल कॉलेज की सुविधा उपलब्ध हो, जिससे इतनी बड़ी संख्या में हमारे देश के विद्यार्थियों को बाहर जाने की जरूरत न पड़े। आखिर वहां पर जब सब छोटे छोटे देश भी जो है मेडिकल की इतनी बड़ी सुविधा दे सकते हैं, वहां पर मेडिकल कॉलेज की इतनी बड़ी सुविधा दे सकते हैं और इतने कम पैसों में उनको डॉक्टर बनाते हैं, तो हम क्यों नहीं बना सकते? हमारे देश में ये काम क्यों नहीं हो सकता? अब ये जो बात जो है इस युद्ध के बाद, इन घटनाओं के बाद जो देश की जनता को भी समझ में आ गया है, देश के सरकारों को भी समझ में आ गया है, देश के उद्योगपतियों को भी समझ में आ गया है, और देश के बहुत से संस्थाओं को भी समझ में आ गया है कि इस चीज़ की हमारे देश में इतनी बड़ी कमी है। इसलिए सरकार ने तो ये भावना बना ली, पिछले 70 साल के अंदर जो मेडिकल कॉलेज नहीं बने, वो आगे 10 साल के अंदर वो पूरा करके दिखाना, जिससे भी भारत में पढ़ने वाले इन विद्यार्थियों को लिए मेडिकल के लिए बाहर जाने की मजबूरी उसकी ना हो। कोई जाना चाहे बात अलग है, लेकिन मजबूरी ना हो, और यहाँ पर पढ़ने की और डॉक्टर बनने की पूरी सुविधा हो जाए। इससे देश की समृद्धि बढ़ेगी, देश का पैसा बाहर नहीं जाएगा और देश स्वावलंबन बनेगा, और इससे हमारे देश की एक प्रतिभा को बहुत बड़ी जो है एक सहारा मिलेगा। तो ये अब जी परिवर्तन इसमें विशेष रूप से आने वाला है। केवल एक उद्योगपति महेंद्र ने इतना बड़ा कदम बढ़ाया और सरकार पूरी तरह से इस तरह की मन बना करके बैठ गई कि अब तो हमने इस काम को हर हालात के अंदर करना है। तो कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके बाद सत्य का पता लगता है, वरना इससे पहले सरकार को भी ऐसा अनुमान नहीं था, जनता को भी ऐसा अनुमान नहीं था। हम भारतवासियों को, हम लोगों को, किसी को भी ऐसा अनुमान नहीं था भाई हमारे देश से हजारों लाखों की संख्या में मेडिकल की पढ़ाई के लिए विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ाई पूरी करके उनको बाहर, नीट की परीक्षा करने के बाद उनको बाहर देशों का रास्ता देखना पड़ता है, उनको बाहर जाकर के डॉक्टर बनना पड़ता है। हमारे देश में सुविधा नहीं है। ये तो हम सबको भी अभी पता लगा। अब पता ही नहीं लगा, कोई समस्या का हमारे को ध्यान ही ना हो, कोई पता ही नहीं हो, तो उसके समाधान के लिए भी क्या किया जा सकता। लेकिन ये अब ऐसे कानून कायदे बनेंगे और जिससे मेडिकल कॉलेज के लिए, मेडिकल की पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को सुविधा हो, और इस माध्यम से जो अंधाधुंध लूट होता है, व्यापार होता है, उसके ऊपर कंट्रोल हो, ये सारी व्यवस्था बनेगी। जब समस्याओं का पता लगता है तो समाधान के लिए सब लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे देश में ये जो है ज़रूरत इस तरह से जो है इसकी परिपूर्ति हो, और जिससे कि हमारे देश के विद्यार्थी हमारे देश के अंदर ही जो है पढ़ लिख करके योग्य बने और अपने जीवन को देश की सेवा में, समाज की सेवा में, राष्ट्र की सेवा के अंदर लगा सकें। और ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश के न मालूम कितने पशु, कितने मेढक, कितने बंदर उन कॉलेजों के अंदर प्रैक्टिस के लिए यहाँ से बाहर भेजे जाते हैं। और हमारे देश में अगर जो अंगदान का एक आंदोलन चलता है, अगर जो अंगदान के लिए प्रयत्न करते हैं, तो लोग जो है अगर जैसे चक्षुदान करते हैं, अपने ऑर्गनों को दान करते हैं, ऐसे अंगदान का अगर शरीर दान की एक प्रवृत्ति बढ़ती है, तो उससे मेडिकल कॉलेज को चलाने में बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। क्योंकि जो पीछे
जैसे ऐसी संस्थाएं चल रही हैं, उन्होंने कोशिश की तो बहुत से लोगों का मन बन गया। पहले आंखों को डोनेशन करने में भी 1000 बार सोचते थे। अब तो हमारे देश में पढ़े लिखे लोग हो गए, युवक लोग हो गए, वो जो है प्रेरणा देना हो तो बड़े उत्साह के साथ अंगदान करने का फार्म भर देते हैं। तो इस जरूरत का पता लगा, इस समस्या का पता लगा, तो सरकार और हमारे देश के उद्योगपति इसके समाधान के लिए मन बना करके आगे बढ़ चुके हैं। और कुछ समय के पश्चात ही ऐसा वातावरण बनेगा जिससे भारतीय विद्यार्थियों को जो है बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारी फैसिलिटी उनको कम दाम के अंदर भारतवर्ष के अंदर ही उपलब्ध होगी। तो ऐसा हो और देश का, राष्ट्र का गौरव बढ़े, राष्ट्र का सम्मान बढ़े। ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ हम अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम देते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।